नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों माफी चाहूंगा, बहुत दिनों बाद आ रहा हूं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1 को, फिर धारा 2 और उसकी अनुसूची जिसमें आवश्यक वस्तुओं की सूची दी गई है। यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। आज हम आवश्यक वस्तु अधिनियम की आगे की वीडियो में धारा 3 को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आवश्यक वस्तु की अधिनियम धारा 3 क्या कहती है। दोस्तों यदि आपको याद हो तो हम जब आवश्यक वस्तु अधिनियम पढ़ रहे थे तो मैंने उसकी परिभाषा बताते हुए आपको कहा था, आवश्यक वस्तु अधिनियम केंद्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि आवश्यक वस्तु की मात्रा बने रहे और डिफेंस पर्पस के उपयोग के लिए वह उपलब्ध रहे। इसके लिए केंद्रीय सरकार आदेश पारित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम केंद्रीय सरकार को आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो धारा 3 में हम जानेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कौन कौन सी शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्रदान करता है। चलिए नजर डालते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम पर। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं धारा 3 में क्या उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों धारा 3 देखिए, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण आदि को नियंत्रण करने की शक्तियां देता है। देखिए धारा 3 केंद्रीय सरकार को दी गई शक्तियों के बारे में बताता है। कौन कौन सी शक्तियां? देखिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय मतलब सप्लाई और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन आदि को नियंत्रित करने की शक्तियां देता है। चलिए देखते हैं कि धारा 3 की सब क्लॉज 1 क्या बोलती है। देखिए यह है सब क्लॉज 1। केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा उसके, दोस्तों यहां पे उसके का मतलब है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार एवं वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबंध कर सकेगी। दोस्तों धारा 3 की उपधारा 1 यह बताती है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के लिए सरकार रेगुलेशन स्थापित कर सकती है, विनियामक स्थापित कर सकती है। चलिए देखते हैं वह क्या रेगुलेशन कर सकती है और क्यों करेगी वह। देखिए इसमें कहा गया आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए। प्रदाय यानी आवश्यक वस्तुओं का जो सप्लाई है वह बने रहे और उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार रेगुलेशन कर सकती है, विनियमन कर सकती है। ठीक है, और क्या है? आवश्यक वस्तु का सामयिक वितरण बनाए रखने के लिए। दोस्तों सामयिक वितरण यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हो कि सभी जगह पे आवश्यक वस्तु समान मात्रा में उपलब्ध रहे, यानी कोई आवश्यक वस्तु किसी क्षेत्र विशेष में कम ना पड़ जाए। जैसे कि यदि चावल है तो चावल पूरे भारत में उपलब्ध रहे, किसी एक क्षेत्र में ज्यादा, किसी एक क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ना रहे। तो उसके सामयिक वितरण के लिए वह नियमन ला सकती है। उसके बाद है तीसरा, आवश्यक वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध रहे। देखिए फेयर प्राइस पे आवश्यक वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध रहे। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपने यदि आज आलू खरीदा है 40 रुपए किलो में, वही मान लीजिए कि इसकी कीमत में इतना इजाफा हो गया कि वही आलू जो आपने 40 रुपए में खरीदा है अब वह मार्केट में 400 रुपए किलो में बिक रहा है। तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार आलू की कीमत निर्धारित कर सकती है। वह यह आदेश दे सकती है कि नहीं, आलू केवल 40 रुपए किलो में ही बिकेगा और उसके लिए वह उपबंध ला सकती है। तो यह अधिनियम उसे शक्ति प्रदान करता है। धारा 3 की उपधारा 1 है ना। देखिए आगे क्या है, भारत की रक्षा एवं सैनिक जरूरतों के लिए आवश्यक वस्तु उपलब्ध रहे। भारत की सैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक वस्तु हमेशा उपलब्ध रहे, इसके लिए भी सरकार विनियमन ला सकती है, रेगुलेशन ला सकती है, कोई भी आदेश जारी कर सकती है। विनियमन का सामान्य सा अर्थ यह है
कि वह इस पर नियंत्रण रख सकती है। तो दोस्तों यह था धारा 3 की उपधारा 1 में क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं धारा 3 में आगे कौन कौन सी बातें कही गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। देखिए धारा 3 की उपधारा 2 यानी सब क्लॉज 2 में क्या प्रावधान है। देखिए लिखा है व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स कैन बी पास्ड, मतलब किस तरह के आदेश पारित किया जा सकता है, मतलब केंद्रीय सरकार किस तरह के आदेश पारित कर सकती है, यह धारा 3 की सब क्लॉज 2 बताती है। केंद्र सरकार कौन कौन से आदेश दे सकती है, चलिए देखते हैं। सब क्लॉज ए, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का लाइसेंस अनिवार्य कर सकती है। देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण, इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर सकती है। दोस्तों यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता है कि आपको लाइसेंस लेने के लिए एक परीक्षा पास करनी होती है और उसके बाद आपको ट्रायल देके दिखाना पड़ता है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी लाइसेंस अनिवार्य किया जाएगा मतलब कुछ शर्तें रखी जाएगी, उस शर्तों को आपको पूरा करना होगा, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। तो उत्पादन या विनिर्माण के लिए लाइसेंस अनिवार्य करना मतलब उत्पादक या विनिर्माण जो करता है उसके सामने शर्तें रखना, उन शर्तों पर यदि वह खड़े उतरते हैं तब जाके उन्हें लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ पे उत्पादन और विनिर्माण पर सरकार का क्या हुआ, नियंत्रण स्थापित हो गया। सब क्लॉज बी में क्या दिया है, किसी बंजर या कृषि भूमि को सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अधीन लाना। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि सरकार जो केंद्रीय सरकार है किसी भी भूमि को, चाहे वह बंजर हो चाहे कृषि भूमि हो, उसको खेती के अधीन ला सकती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, मान लीजिए कि देश में खाद्य वस्तुओं की कमी हो गई, तो सरकार किसी भी भूमि को यह कहकर ले सकती है कि इसमें केवल कृषि किया जाएगा। सरकार यह आदेश दे सकती है कि किसी निश्चित भूमि पे केवल खेती का काम किया जाएगा, तो खेती के अधीन लाने का आदेश दे सकती है केंद्रीय सरकार। देखते हैं सब क्लॉज सी में क्या दिया है। देखिए ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा। देखिए सीधी तौर पे यहाँ पे प्राइस मेकिंग की बात कही जा रही है कि केंद्रीय सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु का कीमत तय कर सकती है कि किस कीमत पे इसे खरीदा जाए और किस कीमत पर इसे बेचा जाए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सब क्लॉज डी क्या कहता है, किसी आवश्यक वस्तु के भंडारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत का लाइसेंस या अन्यथा विनियमन। देखिए दोस्तों सब क्लॉज ए में हमने क्या देखा है कि उत्पादन और विनिर्माण, उत्पादन या विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है, लेकिन यहां पे देखिए उत्पादन या विनिर्माण के अलावा इसके भंडारकरण मतलब स्टोरेज, परिवहन, वितरण और व्ययन, यानी इन सबको भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर सकती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि भंडारकरण मतलब जो स्टोरेज है, तो वह लाइसेंस जारी करके यह कह सकती है कि आप इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं करेंगे। वह क्षमता निर्धारित कर सकती है कि आप इस क्षमता तक ही भंडार करके रख पाएंगे। या फिर मान लीजिए परिवहन के लिए, तो इसमें भी आदेश दे सकती है कि आप आवश्यक वस्तु का जो परिवहन है वह करने के लिए हमसे परमिट ले, हमसे लाइसेंस ले, कि हम आपको आज्ञा देंगे तभी आप उसका परिवहन कर पाएंगे। ठीक है। देखिए उसके बाद वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। मान लीजिए आपको आवश्यक वस्तु का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आप या तो आप थोक विक्रेता बनना चाहते हैं या फिर चिल्लर विक्रेता, तो आपको उसके अनुकूल लाइसेंस लेना अनिवार्य कर सकती है। केंद्रीय सरकार बोल सकती है, केंद्रीय सरकार यह कह सकती है कि यदि आप विक्रेता बनने चाहते हैं या फिर वितरण करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस हमसे लेना होगा। ठीक है। देखिए इसके अलावा भी खपत, प्रयोग, इन सब में भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं कि नहीं आप इससे ज्यादा खपत नहीं करेंगे। आप दो परिवार के व्यक्ति हैं, आपके लिए निश्चित कर सकती है कि आप कितने ज्यादा मात्रा में कितनी सीमा तक ही उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए कितना शानदार अधिनियम ताकत देता है। उसके उत्पादन और विनिर्माण से लेकर
उसके भंडारण, परिवहन, वितरण और अर्जन तक के लिए सरकार के पास नियंत्रण हासिल करता है, नियंत्रण हासिल हो जाता है। मतलब हर एक चीज पर सरकार, केंद्रीय सरकार नियंत्रण रख सकती है। तो इस प्रकार जो आवश्यक वस्तु है इसकी कमी नहीं होगी देश में, और कमी होने पर सरकार ये सभी काम करके, इन सभी के तहत काम करके उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करेगी। तो देखिए कितना शानदार अधिनियम है यहाँ। इसके बाद देखते हैं ई क्या है। ई सब क्लॉज देखिए इसमें दिया हुआ है, सामान्यतः विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोक रखने का प्रतिषेध। देखिए विक्रय से रोक रखने का प्रतिषेध, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने विक्रय करने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं को खरीदा, लेकिन वह विक्रय नहीं कर रहा, वह स्टोर करके रख लिया। उसने स्टोर यह सोचे किया है कि जब उसकी प्राइस जो होगी वो बढ़ेगी तब जाके मैं इसे बेचूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसने जमाखोरी कर ली। तो सरकार इसका प्रतिषेध कर सकती है। वह माल जो उसने बेचने के लिए खरीदा है, यदि उसने नहीं बेचा, उसे रोक कर रखा है, तो सरकार आदेश दे सकती है कि इसे जल्दी बेचो, आप इसे जमा करके नहीं रख सकते, नहीं तो आप हमारे आदेश का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो देखिए सरकार इसके तहत जमाखोरी जो होती है उससे लड़ने की क्षमता उसको मिल जाती है। धारा 3 की उपधारा 2 में और कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों धारा 3 की उपधारा 2, इसमें जो सब क्लॉज एफ है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए किसी व्यक्ति से जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है या उसके उत्पादन में या उसके क्रय विक्रय में कारोबार में लगा हुआ है, तो उससे यह अपेक्षा करना, यानी केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति से जो किसी आवश्यक वस्तु को स्टॉक में रखता है या फिर उसका उत्पादन करता है या फिर उसके क्रय विक्रय से जुड़ा हुआ है, तो उससे यह अपेक्षा कर सकती है। देखते हैं क्या अपेक्षा कर सकती है। वह संपूर्ण मात्रा या विनिर्दिष्ट भाग जिसे स्टॉक में रखा है या उत्पादन किया है या उसने प्राप्त किया है, आदेश मिलने पर सरकार को विक्रय करेगा या विक्रय करे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन में लगा है या स्टॉक में लगा है या उसके क्रय विक्रय से संबंधित है, तो सरकार के आदेश मिलने पर वह अपना जितना भी सामान है वह सरकार को विक्रय करे। ठीक है, सरकार को विक्रय करेगा, यह अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, दूसरे में क्या कहा जा रहा है, जिसका वह संभवतः उत्पादन करेगा या संभवतः प्राप्त करेगा। देखिए उसके द्वारा आदेश मिलने पर सरकार को विक्रय किया जाएगा। देखिए जो संभवतः मतलब भविष्य में यदि वह उत्पादन करेगा, किसी आवश्यक वस्तु का भविष्य में उत्पादन करेगा या भविष्य में उसे वह प्राप्त होगा, तो भी सरकार से आदेश मिलने पर उसे सरकार को विक्रय करना होगा। यहाँ पे मोटा सा हिसाब है कि आपके पास यदि कोई आवश्यक वस्तु स्टॉक में रखी है या फिर आप उसके कारोबार में संलिप्त है या फिर आप उसका उत्पादन करते हैं, तो सरकार जब आपको आदेश दे तो आपको अपना सारा सामान सरकार को बेच देना है। आप किसी दूसरे को मुनाफे के चक्कर में बेच नहीं सकते, आपको सरकार को देना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या दिया है। देखिए धारा 3 की उपधारा 3 यानी सब क्लॉज 3 में क्या दिया गया है। उपधारा 2 के खंड एफ के प्रति निर्देश से किए गए अनुपालन में उसे मूल्य दिया जाएगा। देखिए उपधारा 2 के खंड एफ, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि उपधारा 2 के खंड एफ में यदि सरकार आदेश दे तो आपके पास जो माल रखा हुआ है आपको सरकार को विक्रय करना है। ठीक है, तो विक्रय करने पर आपको कौन सा मूल्य दिया जाएगा, कौन सी कीमत दी जाएगी, चलिए देखते हैं। धारा 3 की उपधारा 3 बताती है कि कौन सा मूल्य आपको दिया जाएगा। देखिए पहला कीमत है नियंत्रित कीमत पे। नियंत्रित कीमत का मतलब क्या है कि सरकार जो माल आपसे खरीद रही है उसकी अधिसूचना जारी करेगी,
उस अधिसूचना में जो कीमत दी गई है उस कीमत पर आपको वह माल सरकार को बेचना होगा। दूसरा, यदि नियंत्रित कीमत में बात ना बने, मान लीजिए कि नियंत्रित कीमत निकाले हुए काफी समय हो गया और मार्केट में उस आवश्यक वस्तु की कीमत अब दुगनी तिगनी हो गई है, ठीक है, तो आपका भी तो नुकसान ना होना चाहिए। ऐसे में दूसरा विकल्प दिया गया है परिकलित कीमत में। परिकलित कीमत का मतलब होता है जो नियंत्रित कीमत है उसमें ±5, कभी कभी कीमत कम भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में जो नियंत्रित कीमत दी गई थी, अधिसूचना में जो कीमत दी गई थी उसमें ±5, यानी 5 या तो प्लस कर लिया जाए या 5 माइनस कर लिया जाए, तो इसे कहेंगे परिकलित कीमत पे। तो या तो नियंत्रित कीमत में, और यदि नियंत्रित कीमत में बात ना बने तो परिकलित कीमत में। देखिए जहां पे ये दोनों कीमत में बात ना बने तो वहां पे क्या है, ऑप्शन सी, जहां ए और बी दोनों लागू ना होता हो वहां उस परिक्षेत्र के बाजार दर पर परिकलित कीमत। देखिए जहां पे नियंत्रित कीमत और परिकलित कीमत दोनों में सौदा ना हो तो आपको बाजार दर यानी जो मार्केट प्राइस है उस पे वह सामान बेचने का अवसर दिया जाएगा कि आपके पास जो सामान है उसका हम बाजार दर देंगे, लेकिन आपको केवल वह सामान सरकार को बेचना है। आपसे निर्देश किया जा रहा है, इसका मतलब आपको बेचना जरूरी है। सरकार के अलावा आप किसी को बेच नहीं सकते, और सरकार को कौन सी कीमत पे आपको बेचना होगा, ये 3 ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। पहला तो नियंत्रित कीमत, दूसरा परिकलित कीमत जो नियंत्रित कीमत के ±5 के बराबर होगा, तीसरा मार्केट प्राइस, उस समय विक्रय की जो तारीख है उस समय उस क्षेत्र में उसकी मार्केट प्राइस क्या है, इस आधार पे आपको कीमत दी जाएगी। तो दोस्तों धारा 3 की जो उपधारा 3 है इसमें देखिए आगे भी दिया गया है, उपधारा 3 का, उपधारा 3 खा, उपधारा 3 ग और उपधारा 3 घ और उपधारा 3 अंगा। देखिए ये जो उपधारा 3 का खा ग घ अंगा है इसमें केवल कीमत पर बात की गई है। तो यदि आपको इंपॉर्टेंट रखता है तभी आप यह पढ़िए, वरना इससे काम चलाया जा सकता है। जो सवाल होगा वो एकदम से अंदर से घुस के नहीं पूछा जाता। आपको यह 3 कीमत पता है, इसका मतलब है कि आपको कीमत के बारे में अंदाजा है। सवाल भी यहीं से आएंगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा जान लेते हैं 3 का क्या बोलता है। देखिए धारा 3 का बताता है कि यदि कोई सामान सरकार को आपको विक्रय करना है और सरकार ने उसकी अधिसूचना ही नहीं निकाली, तो ऐसे में सरकार एक अधिसूचना निकालेगा, ठीक है। अधिसूचना में उस सामान की कीमत भी तय होगी। तो देखिए ये जो कीमत है जो अधिसूचना में आएगी, इस कीमत की वैलिडिटी 3 मंथ तक की होगी। मतलब सरकार अधिसूचना जारी करके जो कीमत उसमें बताएगा वह कीमत 3 महीने के लिए आपके पास क्या होगी, वैलिड होगी। 3 महीने से अगर समय ज्यादा होता है इसका मतलब यह है कि सरकार को नई कीमत लागू करनी होगी। देखिए इसी के तहत जो 3 खा है इसमें दिया गया है कि जो तिलहन है या खाद्य तेल जो है इसके लिए कौन सी कीमत दी जाएगी। वही 3 ग बात करता है चीनी से संबंधित, चीनी के लिए कौन सी कीमत तय की जाएगी, चीनी का जो विक्रय करना है उसके लिए कौन सी कीमत तय की जाएगी। देखिए इस प्रकार विभिन्न जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत कैसे लागू की जाएगी। सबके लिए पहली तो बात यही है कि नियंत्रित कीमत, परिकलित कीमत या फिर बाजार दर पर, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाता है कि बाजार दर जो होगा उसका अनुमान कैसे लगाया जाएगा। उसमें संभावना देखी जाएगी कि कितने मात्रा में फसल हुई है, कितना लागत लगा है, उसमें आपको कितना मुनाफा देना है। इस आधार पे बाजार दर परिकलित की जाएगी, ठीक है, बाजार दर निकाली जाएगी। तो इस प्रकार जो 3 का खा ग घ अंगा है इसमें केवल मूल्य क्या दिया जाएगा इस विषय पे चर्चा मिलती है, ठीक है। यदि आपको मूल्य के विषय में एकदम अंदर जाकर पढ़ना है तो आपको इसके पीडीएफ में, आवश्यक वस्तु 1955 के पीडीएफ में आपको यह सभी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम एकदम डीपली जाकर नहीं पढ़ेंगे, इससे
समय भी ज्यादा हो जाएगा और यदि सवाल यहां से नहीं आए तो व्यर्थ का भी आपके लिए हो जाएगा। मोटा सा हिसाब याद रखिएगा कि ये जो 3 कीमत आपको बताई गई है इनसे सवाल आने की संभावना बनती है, लेकिन यहाँ एकदम अंदर से डीपली होकर सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए धारा 3 की उपधारा 3 का चीनी से संबंधित मूल्य के बारे में बताता है कि यदि सरकार को आप चीनी बेचेंगे तो उसकी कौन सी कीमत सरकार आपको देगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि उपधारा 3 का के अंतर्गत निकाली गई अधिसूचना में दी गई कीमत। दोस्तों हमने उपधारा 3 और उपधारा 3 का दोनों देखा है। उपधारा 3 का के तहत सरकार क्या कर सकती है, सरकार एक अधिसूचना जारी कर सकती है जिसमें आवश्यक वस्तु का मूल्य वह दे सकती है। इस अधिसूचना पे जो चीनी की मूल्य तय की गई है उस मूल्य के आधार पर सरकार खरीदेगी। ठीक है, पहली बात कही गई है कि अधिसूचना में दी गई कीमत के आधार पर चीनी खरीदेगी, यानी अधिसूचना में कीमत, चीनी की कीमत जो बताई गई है वो काफी पुरानी हो गई हो तो फिर क्या होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर। ठीक है, केंद्रीय सरकार के द्वारा तय की गई कीमत। दोस्तों यदि हमने, आपको याद हो तो हमने उपधारा 3 में पढ़ा है कि 3 तरह के प्राइस दिए जाएंगे। पहला नियंत्रित कीमत, दूसरा है परिकलित कीमत और तीसरा है बाजार रेट पर यानी मार्केट प्राइस पर। लेकिन यहाँ पे ये बातें लागू नहीं होती। चीनी के विषय में केवल या तो अधिसूचना में दी गई जो कीमत है उस आधार पर खरीदेगी या तो केंद्रीय सरकार जो कीमत तय करेगी उस कीमत पर। यहाँ पे परिकलित कीमत या बाजार कीमत पर खरीदी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चीनी के विषय में बात ऐसा है कि या तो अधिसूचना में जो कीमत दी गई है या तो केंद्रीय सरकार ने तय किया गया है, केंद्रीय सरकार ने तय किया है। ठीक है, देखते हैं केंद्रीय सरकार कीमत किस आधार पर तय करती है। तो देखिए सबसे पहला प्राइस ऑफ शुगर केन। देखिए चीनी बनेगा तो गन्ने से ही ना, तो शुगर केन, देखिए जो चीनी का उत्पादक है उसको शुगर केन मिला होगा। मान लीजिए कि उसने शुगर केन 9 रुपए में खरीदा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ शुगर, मान लीजिए कि शुगर बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें उसे 15 रुपए का खर्च आया है। ठीक है, मशीनें, फिर वहां पे श्रमिक, इस आधार पे 15 रुपए का उसे खर्च आया है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, अब शुगर बन गया तो उसमें विभिन्न टैक्सेस लगे होंगे। ठीक है, शुगर केन खरीदा, मशीन लाया, उसे जीएसटी देना पड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद जब शक्कर बन गया तो उसके लिए भी उसे टैक्स एंड ड्यूटीज देना पड़ेगा परिवहन के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 रुपए उसे टैक्सेस देना पड़ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, रीजनेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल फॉर द ट्रेडर ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब ऐसा तो है नहीं कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुई शुगर केवल वहां मिले। ठीक है, ट्रेडर के पास भी तो शुगर मिल सकता है। जब सरकार ट्रेडर को भी आदेश देगी कि वह अपनी चीनी हमें दे तो उसका फायदा भी तो देखना होगा कि उसने मैन्युफैक्चरर से जितना खरीदा उसके बाद उसे भी कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसे 4 रुपए का प्रॉफिट दिया गया, तो इस आधार पे 9 और 15 कितना होगा, 24, यहाँ पे 2 26 और यहाँ पे 4 30, यहाँ पे निकल के आ गई 30 रुपए शुगर की कीमत। ठीक है, ये पर किलो की बात कर रहे हैं। 1 किलो शुगर के लिए उसे जो शुगर केन लगा वह 9 रुपए का था, उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा 15 रुपए का, उसे टैक्स एंड ड्यूटीज देना पड़ा 2 रुपए का, और फिर उसके बाद जो ट्रेडर है यदि वहां से लिया गया तो ट्रेडर को भी कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, उस आधार पे 30 रुपए का मूल्य यहाँ पे निकल कर आता है। तो दोस्तों इस आधार पे चीनी की कीमत तय की जाएगी। यहाँ पे चीनी के लिए कोई आपको बाजार कीमत दे यह आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, धारा 3 की उपधारा 4 देखते हैं। देखिए धारा 3 की उपधारा 4 जिसमें दिया गया है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑथराइज्ड ऑफिसर। देखिए हमने देखा है कि यह अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति प्रदान करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से थोड़ी काम करेगी, वह ऑफिसर्स नियुक्त करेगी जो उसकी शक्तियों का प्रयोग करे।
तो सरकार के पास यह अधिकार है कि अपॉइंट कर सकती है ऑथराइज्ड ऑफिसर को, प्राधिकृत अधिकारी को अपॉइंट करने का अधिकार है। ठीक, सच ऑफिसर्स विल यूज द पावर दैट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन अधिकारियों को जो शक्तियां दी जाएगी वह उन शक्तियों का एक्सरसाइज करेगी, मतलब प्रयोग करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी शक्तियां यह अधिनियम देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ऑथराइज्ड ऑफिसर नियुक्त करके उसे उसका प्रयोग करने का अधिकार देगी, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को वह शक्तियां दे सकती है कि आप इसका एक्सरसाइज करें, आप इसका प्रयोग करें। ठीक है, लेकिन वह अधिकारी या स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं करेगा, उस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां दी गई है उसका अनुप्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, उस पर लगाम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अल्टीमेटली यह पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूर्णतः अधिकार होगा, लेकिन वह कार्य करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर को नियुक्त कर सकती है। ठीक है, यही कहा गया है उपधारा 4 में, धारा 3 की उपधारा 4 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धारा 3 की उपधारा 5 सब क्लॉज 5, इसमें कहा गया है आदेश देने से संबंधित। देखिए, हमने देखा है कि धारा 3 की उपधारा 2 जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जा सकने वाले आदेशों के बारे में बताया गया है, तो वह आदेश जो होगा, देखिए वो कैसा होगा, सामान्य प्रकार के या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश की दशा में शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाले आदेश के लिए क्या करना होगा, राजपत्र में अधिसूचना जारी करना होगा। ठीक है, देखिए उपधारा 5 के खंड 1 में हमने देखा है कि यदि आदेश किसी वर्ग से संबंधित है तो उसके लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करना होगा, लेकिन वहीं यदि आदेश किसी इंडिविजुअल से संबंधित है तो उसके लिए आदेश कैसे जारी किया जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, उपधारा 5 के खंड 2 में यही बताया गया है कि किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टि को निर्दिष्ट आदेश की दशा में, व्यष्टि का अर्थ होता है इंडिविजुअल, किसी एक से संबंधित, यदि किसी एक या इंडिविजुअल से संबंधित आदेश है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, सबसे पहले तो उस व्यष्टि को देकर या देने के लिए प्रस्तुत करके तामील किया जाए, या तो व्यष्टि को दे दो या फिर व्यष्टि को अपने पास बुलाओ और उसे आदेश दो कि भैया यह आदेश है, आपको इसका पालन करना है। ठीक है, देखिए इसके अलावा क्या है, यदि वह व्यष्टि या जो इंडिविजुअल है उपस्थित नहीं है तो उन परिसरों में जिनमें वह व्यष्टि निवास करता है, ठीक है, बाहरी दरवाजे या अन्य किसी सहज दृश्य भाग पर आदेश को लगाया जाएगा। देखिए, यदि वह इंडिविजुअल उपस्थित नहीं है, कहीं बाहर गया है, तो इस समय क्या करना होगा, वह व्यक्ति जिस आवास में, जिस परिसर में रहता है या फिर जो उसकी कंपनी है, उसके दरवाजे पर या जहां से सहज रूप में वह आदेश दिख सके, वहां पे उस आदेश की क्या होगी, पॉम्पलेट या फिर उस आदेश को चिपकाना होगा जहां से आसानी से दिख जाए। और चिपकाने के बाद क्या करना होगा, एक रिपोर्ट तैयार करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उसकी एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्तियों द्वारा साक्षित किया जाएगा। मतलब आदेश को चिपकाना होगा, उसके बाद एक लिखित आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। उस रिपोर्ट पर आजू बाजू में जो पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्तियों का आपको सिग्नेचर करवाना होगा, मतलब साक्षित करवाना होगा। तो इस प्रकार धारा 3 की उपधारा 5 आदेश देने से संबंधित है कि आदेश देने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे धारा 3 की उपधारा 6 में क्या बात कही गई है। तो चलिए नजर डालते हैं उपधारा 6 पर। देखिए धारा 3 की उपधारा 6, इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, देखिए केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि देखिए उपधारा, जो धारा 3 की उपधारा 2 है ना, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार को आदेश देने की शक्ति मिलती है, तो
इसके तहत जो भी आदेश वह लेगा या फिर उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी जो आदेश लेगा, उस आदेश को उसे शीघ्र ही संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश करना होगा। यानी जो भी आदेश उसने लिए हैं उसको उसे संसद के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, यहां से एक सवाल भी आया है दोस्तों, देखिए 2017 का यह सवाल है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथासंख्य शीघ्र ही समक्ष रखा जाएगा, मतलब इनके समक्ष रखा जाएगा। तो धारा 3 के अधीन किया गया जो आदेश है वो इनमें से किसके समक्ष रखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन है संसद, प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय और उपभोक्ता फोरम। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यह था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का विस्तृत विवरण। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा, हम जब भी ऐसी वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।